Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is Why Do We Fall Ill? So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Today, we will start with the principle of prevention. All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has a disease. तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा उसका जो फोकस था वो इस चीज़ की तरफ था कि कैसे हम उस इन्फेक्शन को दूर भगा सकते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है. बट देयर आर 3 limitations of this approach to dealing with the infectious diseases. पर इसके लिए भी 3 limitations आ जाती हैं, यानी कि 3 प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है अगर हम किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो. द फर्स्ट इज दैट वंस someone has a disease, their body function are damaged and may never recover completely. तो जब भी कभी हम ऐसे बीमारियों के बारे में जब उनको ठीक करने के बारे में सोचते हैं तो बेसिकली जो 3 प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं उनमें से जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उस इंसान की जो बॉडी है उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाते हैं उस बीमारी की वजह से. और हो सकता है कि उसकी बॉडी उस इंसान की कभी भी दोबारा अपनी लाइफ टाइम में रिकवर ना कर सके. द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. तो जो दूसरी लिमिटेशन है जो कि नॉर्मली हमें फेस करने को मिलती है वो ये है कि किसी भी बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम लेता है, यानी कि किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत होती है. और इसका मतलब ये कि अगर उस इंसान को वक्त लगेगा ठीक होने में तो जो इंसान इस बीमारी से सफ़र कर रहा है उसे काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब भी. द थर्ड इज़ दैट द पर्सन सफ़रिंग फ्रॉम an infectious disease can serve as a source from where the infection may spread to other people. और जो तीसरी लिमिटेशन हमें फेस करने को मिल सकती है किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी के केस में वो ये है कि अगर किसी इंसान को ऐसे कोई इन्फेक्शियस बीमारी हुई है तो वो इंसान ऐसे सोर्स का काम कर सकता है जहाँ से वो जो इन्फेक्शन है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकता है. दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफ़िकल्टीज़. और ये जो तीसरे लिमिटेशन है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल और डेंजरस है क्योंकि
अगर ये इन्फेक्शन किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर अगर ये फैला तो ये बाकी सारे जितने भी जो ऊपर वाले लिमिटेशंस थी दोनों कि जे ट्रीटमेंट को टाइम चाहिए है या फिर ठीक होने में टाइम लगेगा, तो ये उन दोनों डिफ़िकल्टीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा उतने ही लोगों के साथ ये तीनों के तीनों और ज़्यादा लिमिटेशंस आती जाएंगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजंस दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस इज़ बेटर देन देयर क्योर। और इसीलिए इन्हीं तीनों लिमिटेशंस के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम अपना बचाव करके रखें। अगर हम हमारा बचाव करके रख लेंगे बीमारियों से, अगर हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे तो इससे हमें बीमारी ही नहीं लगेगी, और अगर हमें बीमारी ही नहीं लगी तो हमें ठीक होने की भी टेंशन नहीं होगी। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़ेस? अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि हम खुद को बीमारियों से बचाएं कैसे। देयर आर टू वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। तो किसी भी बीमारी से खुद को बचाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। जो पहला तरीका है वो तो जर्नल तरीका है, यानी कि सारे बीमारियों के लिए वो एप्लीकेबल है। वहीं जो दूसरा तरीका है वो हर एक बीमारी के लिए उसका स्पेसिफिक है, यानी कि हर एक बीमारी के लिए वो अलग अलग तरीके से काम करेगा। The general way of preventing infections mostly related to preventing exposures। तो जो हमने पहले तरीके की बात करी जो कि जर्नल तरीका था, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोगों को प्रिवेंट करवाते हैं कि वो ज़्यादा लोग उस बीमारी से प्रभावित ना हों, यानी कि ज़्यादा वो बीमारी लोगों के अंदर ना फैले। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीज़ेस? तो अब क्वेश्चन ये आता है फिर कि हम कैसे खुद को ऐसे बीमारियों से बचाएं। इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ द स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम ईजी आंसर्स। तो अगर हम ये पता लगाएं कि वो बीमारी किस चीज़ के थ्रू फैल रही है तो उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा और हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड। तब हमने कैसे पढ़ा था? हमने पहले पढ़े थे मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि किन किन तरीक़ों से बीमारी फैल सकती है। उसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा था एयरबोर्न डिजीज़ेस के बारे में। तो अगर हम फ़िलहाल हम बात करेंगे कि अगर हम एयरबोर्न बीमारियों के बारे में बात करें तो हम उनको फैलने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कि हम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि जब हमने एयरबोर्न डिजीज़ेस की बात करी थी तब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इन्फेक्टेड इंसान कफ या स्नीज़ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं वो हवा में रह जाते हैं कुछ टाइम तक। जो हेवी ड्रॉपलेट थे वो तो जल्दी नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं, लेकिन जो लाइट ड्रॉपलेट थे वो काफ़ी टाइम तक हवा में रहते हैं।
और अगर हमने उस टाइम पे उनको इनहेल कर लिया, जब हम सांस ले रहे थे उस टाइम पे, तो ये जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर के अंदर भी फैल जाएगा। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, तो उससे ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ेस हैं इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। फॉर waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water। और अगर हम पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें, तो हम कैसे रोक सकते हैं उन बीमारियों को? वो ऐसे हो सकता है कि अगर हम लोगों तक जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, यानी कि जो स्वच्छ पानी है, पीने लायक पानी है, अगर उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं इनको रोका जा सकता है। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल मैनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। और ये इस तरीके से करवाया जा सकता है कि अगर हम पानी से फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अगर किल कर दें, तो इससे रुक सकता है ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस का जो इन्फेक्शन है वो। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। और हमने वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। क्या होते हैं वेक्टर्स? यानी कि वो ऑर्गेनिज़म जो अपने साथ बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैरी करते हैं, उनको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो अगर हम हमारे आसपास का जो वातावरण है, अगर उसको साफ रखें, तो उससे ये जो वेक्टर्स हैं ये नहीं पनपेंगे और वो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मॉस्किटो की बात करें, तो मॉस्किटो जो है वो नॉर्मली कहाँ मिलेगा? जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होगा, यानी कि ठहरा हुआ पानी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर के कूलरों में, अगर हमारे घर के आसपास कोई गड्ढे हैं तो उनमें भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम हमारे आसपास की चीज़ों को साफ़ रखें, कि गड्ढों में पानी ना होने दें, वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स डालें जो कि वेक्टर्स को किल करते हों, कूलर का पानी टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, तो इनसे हम ऐसे वेक्टर्स को पनपने से रोक सकते हैं। दिस वुड नॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल, अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो अगर हम हमारा आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखेंगे, तो मॉस्किटोज़ वहाँ नहीं आ पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, तो जो पब्लिक हाइजीन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलने से रोकने में। इन एडिशन टू दीज इश्यूज दैट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, देयर आर some other general principles to prevent infectious diseases। तो अगर ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, इनके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें, तो यहाँ और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम इन इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked so far।
तो अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे जिनके बारे में अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है। नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम छोटा मोटा इन्फेक्शन हमारे अंदर ऑलमोस्ट डेली होता है। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. तो अगर हमारे आसपास अगर किसी भी इंसान को खांसी या जुखाम हुआ है अगर हमारी क्लास के अंदर, तो हो सकता है कि उस बच्चे के साथ में जो दूसरा बच्चा बैठा है उसी बेंच पर, तो उसको भी ये इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिज़ीज़। अब बीमारी फैलने के चांसेस तो हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ही ये खांसी जुखाम हो। वाई नॉट? तो ऐसा क्यों है कि वो एक इंसान को तो हो गया लेकिन दूसरे इंसान को नहीं हुआ? दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। तो ये इसकी वजह से होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का, वो हमेशा बीमारियों से लड़ता रहता है। We have cells that specialize in killing infecting microbes. तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं। These cells go into action each time infecting microbes enter the body. तो ये जब भी ये जितनी भी सेल्स हैं जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, ये अपना काम करना शुरू कर देती हैं हर बार जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे शरीर के अंदर एंटर होता है। इफ़ दे आर सक्सेसफुल, वी डू नॉट एक्चुअली केम डाउन विद एनी डिज़ीज़। तो अगर हमारे शरीर की वो सेल्स लड़ने लगती हैं जब उस माइक्रोब के साथ, तो अगर वो सेल्स जीत गई तो हमें वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर वो सेल्स ढंग से नहीं लड़ पाई और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म था वो ज़्यादा ताकतवर निकला, तो वो हमें बीमारियां हो जाएंगी। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन long before it assumes major proportion. तो हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स हैं ये नॉर्मली उस इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर देती हैं इससे पहले कि वो ज़्यादा अमाउंट में हमें नुकसान पहुंचाने लगे। As we noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestation of the disease will be minor. तो ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नंबर रोक दिया तो वो जो बीमारी है वो नुकसान भी हमें बहुत कम करेगी। In other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily means developing noticeable disease. तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का हमारा अगर सामना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें उससे बीमारी हो ही हो, क्योंकि
हमारी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो हमेशा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए रेडी रहती हैं।